Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing well. I am your chemistry teacher from Trends High School Hassan Abdal. Today we will start chapter 9 hydrocarbons. Basically hydrocarbons are the building block of all the organic compounds. तो स्टार्ट लेते हैं डेफिनेशन से. हाइड्रोकार्बन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोज्ड सोलली ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन. हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि कम्प्लीटली दो एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ कार्बन एंड द सेकेंड वन इज़ हाइड्रोजन. इसके अलावा और कोई भी एलिमेंट इसमें शामिल नहीं होता. सोलली मतलब कि कम्प्लीटली कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन. नेक्स्ट हम हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं. हम बेसिकली दो क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं इनको, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अब इन दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है? अगर तो हाइड्रोकार्बन की चेन में कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो हमारे पास होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. और अगर तो इस चेन में किसी एक जगह भी कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा. पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस को. आपको पता है कि अगर हाइड्रोकार्बन की चेन में ऑल कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वो कहलाएगा अल्केन, जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. अगर तो हाइड्रोकार्बन की चेन में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो हमारे पास कहलाएगा अल्कीन, जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की टाइप है. और अगर हमारे पास हाइड्रोकार्बन की चेन में कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हमें नज़र आता है तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास अल्काइन है, जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही है हमारे पास. नीचे 3 स्ट्रक्चर मेंशन है, इथेन, इथीन और इथाइन का. अगर इथेन के स्ट्रक्चर पर गौर करें तो हमें नज़र आता है कि 2 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं और दोनों कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है. लिहाजा अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो हम कहते हैं कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा. इथेन हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो कि अल्केन की फैमिली से बिलोंग करता है. नेक्स्ट हम मूव करते हैं इथीन के स्ट्रक्चर पे. इथीन का स्ट्रक्चर हम अगर देखें तो सेम इथेन की तरह 2 कार्बन एटम इसमें प्रेजेंट है, पर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड की बजाय डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, जो हमें ये बताता है कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ये अल्कीन की फैमिली से बिलोंग करता है. नेक्स्ट अगर हम इथाइन के स्ट्रक्चर को देखें तो नाम से ज़ाहिर है YNE, अल्काइन की फैमिली से ये बिलोंग करेगा और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होगा. लिहाजा ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही होगा. अगर हम इसको मज़ीद सिंपल वे में डिस्कस करें तो हाइड्रोकार्बन्स सिंपली सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं. और अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो हम कहते हैं कि अगर हाइड्रोकार्बन की चेन में सारी पोजीशन पर हमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड नज़र आता है तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा. ऑन द अदर हैंड अगर हमें हाइड्रोकार्बन की चेन में किसी एक पोजीशन पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नज़र आता है तो वो सिंपली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा. अब ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड हम हाइड्रोकार्बन्स को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं. अगर तो कार्बन टू कार्बन एटम तमाम बॉन्ड सिंगल होंगे तो वो होगा अल्केन. अगर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा किसी भी एक पोजीशन पर तो वो होगी हमारे पास अल्कीन. और अगर हमें किसी भी हाइड्रोकार्बन की चेन में एक भी पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड नज़र आता है तो वो हमारे पास अल्काइन होगा. अब अगर अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों के जनरल फार्मूला की बात की जाए तो ये हमें कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो के बारे में बताते हैं. अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2, जहाँ पर n नंबर ऑफ कार्बन एटम है. मतलब हमने कितने कार्बन की चेन बनानी है. अगर हम कहते हैं कि हमें एक चेन चाहिए अल्केन की जिसमें कार्बन एटम हों 2 तो हम n पुट करेंगे इक्वल टू 2. इसको सॉल्व करने के बाद हमें कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो मिलेगी 2:6. इसका मतलब है अगर हम 2 कार्बन की चेन बनाएंगे तो अल्केन के लिए उस स्ट्रक्चर में 6 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे और कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा क्योंकि हम अल्केन की बात कर रहे हैं. अगर हम चाहते हैं कि हमें हाइड्रोकार्बन मिले जिसमें 3 कार्बन एटम प्रेजेंट हो तो हम n पुट करेंगे 3 और हमें जो रेशो मिलेगी कार्बन टू हाइड्रोजन वो यहाँ पर मेंशन है 3:8. मतलब कि अगर 3 कार्बन एटम की हमने चेन बनानी है विद अ सिंगल बॉन्ड
तो हम हर कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन इस सेंस में अटैच करेंगे कि टोटल हाइड्रोजन एटम की जो रेशो है वो 8 हो। सेम अगर हमने 4 कार्बन एटम की चेन बनानी है या 5 की बनानी है या 6 की बनानी है या 7 की बनानी है, जितने भी कार्बन एटम की चेन बनानी है हम सिंपल n की जगह वो नंबर पुट करेंगे और हमारे पास कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो आएगी। जहन में ये बात रखनी है कि हम अल्केन की अगर बात कर रहे हैं तो कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड ही हम बनाएंगे और ऑटोमेटिकली हमारी जो हाइड्रोजन की रेशो है इससे वो पूरी होगी। हमें पता है कि अगर हम जब भी अटैच करते हैं कार्बन टू कार्बन तो वो हम डबल, ट्रिपल या सिंगल बॉन्ड ले सकते हैं, पर कार्बन टू हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। लिहाजा अगर हमने सिंपल अल्केन बनाना है तो हम n की वैल्यू पुट करेंगे और जो हमारे पास रेशो आएगी कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड बना के हम ओवरऑल हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड अप करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली वो जो रेशो है वो फुलफिल हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अल्कीन्स की। अल्कीन का जनरल फार्मूला है CnH2n, जहाँ पर अगेन n नंबर ऑफ कार्बन एटम है। हम कहते हैं कि अगर हमने 2 कार्बन की चेन बनानी है पर जो क्लास हो वो हो अल्कीन, तो हमें पता है कि हम अगर n को 2 रखेंगे तो जो रेशो है कार्बन टू हाइड्रोजन वो है हमारे पास 2:4। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की रेशो है 4 और लास्ट टाइम हमें मिली थी 6। हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम की डेफिशिएंसी है इस स्ट्रक्चर में। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम अब मूव कर चुके हैं अल्केन से अल्कीन की तरफ और हमें पता है कि अब हमने कार्बन टू कार्बन सिंगल नहीं डबल बॉन्ड बनाना है। लिहाजा हमारे पास हाइड्रोजन एटम रिड्यूस होके 6 से 4 पर आ जाएंगे। सेम अगर हमें 3 कार्बन की चेन चाहिए तो हम N3 पुट करेंगे, जिससे हमारे पास यहाँ पर कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो है 3:6। हमें पता है कि अगर 3 कार्बन एटम की चेन हम लें तो उसमें हम 6 हाइड्रोजन एटम को एडजस्ट करेंगे। अब क्योंकि हम अल्केन से मूव ऑन कर चुके हैं और अल्कीन पर आ चुके हैं तो हमें पता है तो कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हम किस कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड लेते हैं और कौन से कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड ही रहने देते हैं। फ़र्ज़ किया मैं बनाना चाहती हूँ 1 प्रोपीन, तो मैं कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान डबल बॉन्ड बनाऊंगी, जबकि 2 और 3 के दरमियान सिंगल बॉन्ड रहेगा। और अगर मैं 2 प्रोपीन बनाना चाहती हूँ तो कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान मैं डबल बॉन्ड इंसर्ट करूँगी और कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान सिंगल बॉन्ड रहेगा। ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है उसे हम कह सकते हैं 1 प्रोपीन और जो नीचे वाला है वो भी प्रोपीन ही है 1 प्रोपीन, पर हमारी नंबरिंग पे डिपेंड करता है कि हम किस सेंस में इसको नंबर कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम डबल बॉन्ड और फ्रॉम द सिंगल बॉन्ड। मेनली हम ज़्यादातर नंबरिंग डबल बॉन्ड से ही स्टार्ट करते हैं, मतलब कि जिस पोजीशन पर डबल बॉन्ड आएगा, अगर तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे है, मतलब कि चेन की लास्ट में प्रेजेंट है, तो हम उसी कार्बन को कार्बन 1 कंसीडर करते हैं। अगर तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिड में आ जाए चेन के, तो वो हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हम लेफ़्ट साइड को कार्बन 1 लेते हैं या फिर राइट साइड को कार्बन 1 लेते हैं। इस लिहाज से ये दोनों स्ट्रक्चर प्रोपीन के ही हैं, 1 प्रोपीन। पर अगर मैं कहती हूँ कि मुझे कार्बन एटम 4 चाहिए इधर, मैं इनपुट करूँगी 4, जिससे मेरे पास जो भी रेशो आएगी उसमें मैं क्या करूँगी कि कार्बन 4 जो कार्बन है उनको सीक्वेंस में लाइन में ज्वाइन करूँगी और मेरी चॉइस पे डिपेंड करेगा। अगर मुझे एग्जामिनर कहता है कि आप मुझे 1 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बना के दिखाएं, तो मैं कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान डबल बॉन्ड बनाऊंगी। अगर वो मुझे कहता है कि आप मुझे 2 ब्यूटीन बना के दिखाएं, तो मैं कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड बनाऊंगी। अगर वो मुझे कहते हैं कि आप मुझे 3 ब्यूटीन बना के दिखाएं, तो मैं कार्बन नंबर 3 और 4th के दरमियान डबल बॉन्ड बनाऊंगी और बाकी जो रिमेनिंग हाइड्रोजन के रेशो है उसको मैं फुलफ़िल कर लूँगी वहाँ पर। और फिर इसका नेम भी इसी के अकॉर्डिंग होगा। अगर तो डबल बॉन्ड 1 और 2 के दरमियान है तो 1 ब्यूटीन, अगर 2 और 3 के दरमियान है तो वो होगा हमारे पास 2 ब्यूटीन, अगर 3 और 4 के दरमियान है तो वो मेरे पास होगा 3 ब्यूटीन। सेम गोज़ फॉर अल्काइन। इसका जो फार्मूला है वो है CnH2n-2, जहाँ पर अल्केन का फार्मूला था CnH2n+2, यहाँ पर है -2। अगर हम कहते हैं कि हमें 2 कार्बन की चेन चाहिए पर हमने इंसर्ट करना है अब ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइन की तरफ हम आ चुके हैं, तो हमारे पास जो रेशो मिलेगी कार्बन टू हाइड्रोजन वो है 2:2। मतलब क्या है कि अगर हमने
कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इंसर्ट करना है तो हाइड्रोजन उस वक्त 2 ही रहेंगे हमारे पास ओवरऑल स्ट्रक्चर में। सेम अगर हम कहें कि हमें N3 चाहिए तो रेशो हमें यहाँ पर मिल रही है 3:4। सेम 3 कार्बन को हम लीनियर चेन में ज्वाइन करेंगे। अब हम पर डिपेंड करता है कि हम कौन से कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड लेंगे और कौन से कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड लेंगे। जहाँ पर हमने अल्केन के फार्मूला में 2 हाइड्रोजन एटम ऐड अप किए थे, वहीं पर हम अल्काइन के स्ट्रक्चर में 2 हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट कर रहे हैं -2 लगाकर फार्मूला में। सेम अगर मैं कहूँ कि मुझे एक स्ट्रक्चर चाहिए अल्काइन का पर कार्बन एटम उसमें होने चाहिए 4, मैं कहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, सेम फार्मूला पुट करूँगी पर n की जगह मैं यहाँ पर क्या लूँगी 4। जो भी मुझे रेशो मिलेगी मैं लीनियर सेंस में ज्वाइन करूँगी अपने कार्बन एटम को और मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि मैंने कौन से कार्बन एटम के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड लेना है, कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान, 2 और 3 के दरमियान, 3 या फिर 4 के दरमियान। और रिमेनिंग हाइड्रोजन जो होंगे वो हम इस स्ट्रक्चर के साथ अटैच कर देंगे और इसी हिसाब से फिर इसका नाम होगा कि इधर ये हमारे पास 1 ब्यूटाइन है, 2 ब्यूटाइन है या फिर 3 ब्यूटाइन है। अभी तो आपको मुश्किल लग रहा होगा, पता नहीं ये मिस क्या कह रही हैं कि डबल बॉन्ड इंसर्ट करना है सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पे और हाइड्रोजन एटम अटैच करने हैं। इसके पीछे आपको इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने आई गेस चैप्टर 5 था या चैप्टर 4 था, ऑक्टेट और डुप्लेट रूल की बात की थी। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि हमारे पास एक एटम स्टेबल तब होगा जब उसके वैलेंस शेल यानी कि आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट प्रेजेंट होंगे। और डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंग एक एटम स्टेबल तब होगा जब उसके वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अगर हम कार्बन एटम की बात करें तो हम कहते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता चलता है कि जो वैलेंस शेल है उसमें 8 की बजाय सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका क्या मतलब कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे ताकि टोटल 8 कंप्लीट हों और ये स्टेबल हो। सेम अगर हाइड्रोजन की हम बात करें तो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ही 1 है। इसका जो आखिरी शेल होगा वो ही होगा 1s और हमारे पास उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लिहाजा ये एक और गेन करेगा, डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा और स्टेबिलिटी को गेन करेगा। अब हमारे पास जो कार्बन एटम है वो एट अ टाइम हाइड्रोकार्बन में 4 बॉन्ड बना रहा होता है। यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर मेंशन नहीं है, मैं उससे आपको समझा सकती। हम सिंपल लेते हैं मीथेन की एग्जांपल। एक कार्बन एटम जो कि सेंटर में लाई कर है और 4 हाइड्रोजन एटम है उसके साथ। हम कहते हैं कि 4 तो इसके वैलेंस शेल में प्रेजेंट हैं, 4 इसे चाहिए। वो 4 ये गेन किधर से करेगा, हमारे पास हाइड्रोजन एटम से लेगा। और हाइड्रोजन एटम की जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। इसे कितना चाहिए, 1 और। तो हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग हो रही होती है कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है। सिंपल वर्ड्स में हम जस्ट बॉन्ड्स को देखते हैं कि एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बना रहा है या नहीं बना रहा। कभी भी किसी भी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन एटम 3 बॉन्ड या 5 बॉन्ड ऑक्यूपाई नहीं करेगा, एज अ होल 4 ही रहेंगे। अगर हमारे पास ईथेन का स्ट्रक्चर है तो हम कहते हैं कि 2 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं और दोनों कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। हम कहते हैं कि कार्बन एटम ने 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। एक कार्बन एटम जो है उसने तो दूसरे के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 बॉन्ड उसके और रहते हैं, रिक्वायर्ड हैं, तो वो हाइड्रोजन एटम के साथ उसको सेटिस्फाई करेगा। और अगर सेकंड कार्बन एटम को देखें तो सेम, उसका एक बॉन्ड तो कार्बन एटम के साथ बना हुआ है, 3 और उसे चाहिए, वो हाइड्रोजन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करके उन 4 बॉन्ड्स को कंप्लीट करेगा। अगर हम ईथीन की बात करें तो हम कहते हैं कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब 2 बॉन्ड तो यहीं पर पूरे हो गए, 2 रह गए, तो लिहाजा ईच कार्बन एटम 2 हाइड्रोजन एटम ऑक्यूपाई करेगा। इथाइन का केस देखें हम तो इथाइन के केस में कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। एक कार्बन एटम के भी 3 बॉन्ड पूरे हैं और दूसरे कार्बन एटम के भी 3 बॉन्ड पूरे हैं, एक एक रह गया, लिहाजा एक एक हाइड्रोजन इसके साथ शेयर हुआ होगा। जब भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि कार्बन की वैलेंसी पूरी है या नहीं है, वो 4 बॉन्ड बना रहा है
या नहीं बना रहा। अगर आपको लगता है कि आपके स्ट्रक्चर में एक कार्बन ने कहीं किसी पोजीशन पर भी 3 बॉन्ड बनाए हैं या 5 बॉन्ड बनाए हैं तो वो स्ट्रक्चर टोटली गलत होगा। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड एल्कीन। हमने सिंपल डिस्कस किया है कि अगर हाइड्रोकार्बन की चेन में किसी भी एक पोजीशन पर हमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मिलता है तो वो होगी अल्कीन, जिसका जनरल फार्मूला है CnH2n। नीचे उन्होंने ईथीन और प्रोपीन का स्ट्रक्चर दिया है फॉर रेफरेंस। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं टुवर्ड द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। जो पहला मेथड है वो है बाय द क्रैकिंग ऑफ लार्जर अल्केन। क्रैकिंग का क्या मतलब है? स्प्लिट करना या ब्रेक करना कार्बन टू कार्बन बॉन्ड को। अब हमारे पास लार्ज चेन प्रेजेंट है अल्कीन की, हम किसी भी पोजीशन पे ब्रेक कर सकते हैं इस चेन को और हमारे पास अल्कीन हमें मिलेगी। अब क्रैकिंग यहाँ पर दो तरह की हो सकती है, थर्मल भी और कैटालाइटिक भी। थर्मल क्रैकिंग में हम हीट को यूटिलाइज़ करेंगे। कोई भी लार्जर चेन है हमारे पास हाइड्रोकार्बन की, उसको हीट प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा और हमारे पास एज अ रिज़ल्ट अल्कीन मिलेगी। अल्कीन भी मिलेगी और अल्केन भी मिलेगा, हमें मिक्सचर मिलता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। सिंपल रिएक्शन है आपकी बुक में, डीकेन की डिकम्पोजिशन होगी, थर्मल क्रैकिंग होगी और ऑक्टेन और ईथीन एज अ प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। नीचे स्ट्रक्चर मेंशन है डीकेन का और इससे हमें ऑक्टेन और ईथीन मिल रहा है। मैं कहती हूँ इस रिएक्शन में मैंने हीट प्रोवाइड की है। अब आप सिर्फ रिएक्शन को देखें कि डीकेन है मतलब कि 10 कार्बन की चेन है। प्रोडक्ट में हमारे पास ऑक्टेन यानी कि एक 8 कार्बन की चेन और ईथीन यानी कि एक 2 कार्बन की चेन है। सिंपली अगर हमने डीकेन से ऑक्टेन और ईथीन बनाना है तो मैं क्या करूँगी, जो 10 कार्बन की चेन है पोजीशन 8 पर और 9 पर जाकर बॉन्ड को ब्रेक कर दूँगी। एज अ रिज़ल्ट मेरे पास एक मिलेगा ऑक्टेन और एक मुझे मिलेगी ईथीन। मैं कहती हूँ ईथीन मुझे कैसे मिली है, डबल बॉन्ड कैसे इंट्रोड्यूस हुआ है। अगर आप टर्मिनल कार्बन कार्बन नंबर 10 को देखें, उसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, जबकि ईथीन के स्ट्रक्चर में तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है। अगर मेरे पास टर्मिनल कार्बन के साथ 3 बॉन्ड अटैच रहते हैं हाइड्रोजन के साथ तो मैं कभी भी कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड इंसर्ट कर ही नहीं सकती। मैं कहती हूँ सिंपली क्या होगा कि टर्मिनल अल्कीन से हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होगा टू कार्बन नंबर 8, एज अ रिज़ल्ट हमें ऑक्टेन मिलेगा और दूसरे हाथ पर हमें क्या मिलेगा, ईथीन। सिंपल। अब आपको देखने में तो ये सिंपल सा लग रहा होगा, शायद किसी का माइंड क्लिक किया हो कि हमें कैसे पता या हीट को कैसे पता कि कार्बन नंबर 8 और 9 पर ही जाके बॉन्ड को ब्रेक करना है। हो सकता है वो 1 और 2 के दरमियान कर दे, हो सकता है वो 2 और 3 के दरमियान कर दे, हो सकता है वो 4 और 5 के दरमियान कर दे। ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, जगह जगह से बॉन्ड की ब्रेकेज होती है और हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। ईथीन मिलेगा, प्रोपीन मिलेगा, मुख्तलिफ हमें चीज़ें मिलती हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हमें मिलती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ऑक्टेन और ईथीन ही मिले। पर आपकी बुक में एक सिंपल थर्मल क्रैकिंग का रिएक्शन मेंशन है जिसमें वो सिंपल आपको बता रहे हैं कि क्रैकिंग होती क्या है। डीकेन से ऑक्टेन और ईथीन ही उन्होंने बना के दिखाया, तो आप भी इसी को कर लें। अच्छा, एक बात डिस्कस करना रह गई यहाँ पर, वो मेंशन कर रहे हैं कि हमारे पास 450 टू 750 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन होगा। हमने हीट अप्लाई करनी है 450 से लेकर 750 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान तक का टेम्परेचर हम इसको प्रोवाइड करते हैं। डिपेंड करता है अल्कीन के ऊपर, अल्केन के ऊपर हम कि कौन सा हम अल्केन ले रहे हैं और उसके बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या लेंगे, हीट लेंगे। अगर तो हम कहते हैं कि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड मॉडरेट है, ईजिली ब्रेक हो जाएगा, तो मैं कहती हूँ कि 450 की अगर मैं डिग्री सेंटीग्रेड की हीट अप्लाई करूँगी तो भी मेरे पास मेरा काम चल जाएगा। पर अगर मैं कहती हूँ कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन टू कार्बन एटम के दरमियान तो मुझे हीट को बढ़ाना पड़ेगा, उसको 750 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैं लेकर जाऊँगी, जिसकी वजह से कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा। अब एक बात आपने ये भी याद रखनी है कि ये ना होना आप कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर दें। कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कभी भी ब्रेक नहीं होगा, हमेशा क्रैकिंग में कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ही ब्रेक होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कैटालाइटिक क्रैकिंग, जिसमें हम कोई भी कैटलिस्ट यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू एसेलरेट रिएक्शन। आपको पता है कि कैटलिस्ट क्या है, जो कि एसेलरेट करता है केमिकल रिएक्शन को बाय लोअरिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी और ख़ुद रिएक्शन के दौरान सेम रहता है, कंज्यूम नहीं होता।
एट द एंड ऑफ रिएक्शन हम इसको कलेक्ट करके दोबारा केमिकल रिएक्शन इससे स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कैटालाइटिक क्रैकिंग का रिएक्शन मैंने मेंशन नहीं किया। आप बुक में अगर देखें तो वहाँ पर 12 कार्बन एटम की चेन है, जैसे वो कह रहे हैं डोडीकेन, उसे वो डिकम्पोज कर रहे हैं, मतलब कि उसको स्प्लिट कर रहे हैं, उसको क्रैक कर रहे हैं और दो प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं, एक है पेंटेन, दूसरा है हेप्टीन। मुझे पता है अगर 12 कार्बन की चेन है और मैंने प्रोडक्ट बनाना है पेंटेन और हेप्टीन, तो मैं कार्बन नंबर 5 और 6 के दरमियान जो बॉन्ड है उससे ब्रेक करूँगी। सिंपल एक बनेगा मेरे पास पेंटेन और एक बनेगा हेप्टीन। अगर नेक्स्ट रिएक्शन देखें तो वो है मेरे पास हेप्टेन। हेप्टेन की क्रैकिंग होके प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा है वो है पेंटेन और ईथीन। इसमें होगा क्या हमारे पास कि सिंपल जो 7 कार्बन की चेन है, कार्बन नंबर 5 और 6 को मैं स्प्लिट करूँगी, ब्रेक करूँगी, क्रैक करूँगी, ताकि मेरे पास प्रोडक्ट पेंटेन और ईथीन रहें। अब ये जो तीनों रिएक्शन है, थर्मल क्रैकिंग का भी और कैटालाइटिक क्रैकिंग का भी, जिसमें डीकेन की डिकम्पोजिशन है या क्रैकिंग है, हम कह सकते हैं डोडीकेन की है या हेप्टेन की है, इतना सिंपल रिएक्शन नहीं होता। ये एक कॉम्प्लेक्स सीरीज़ ऑफ रिएक्शन होता है जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब कैटलिस्ट को या हीट को नहीं पता कि कौन से बॉन्ड को ब्रेक करना है, मुख्तलिफ हमें, हम कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट या फिर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पर सिर्फ आपको प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने सिंपल रिएक्शन शो करवाए हैं कि दो प्रोडक्ट्स ही हमें मिलेंगे। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड और नेक्स्ट मेथड। अच्छा, एक और चीज़, जिस तरह मैंने थर्मल क्रैकिंग के इस रिएक्शन को ओपन चेन के साथ आपको शो करवाया है, जो आपको अभी फिगर में नज़र आ रहा है, आपने सेम वे में जो कैटालाइटिक क्रैकिंग के दो रिएक्शन हैं उनको ट्राई करना है खुद से। सेम वे में होगा, सिर्फ हमारे पास हीट के साथ साथ यहाँ पर जियोलाइट कैटलिस्ट यूज़ करेंगे हम। जो सेकंड मेथड है अल्कीन की प्रिपरेशन का, वो है डिहाइड्रेशन। अच्छा, ये जो दो रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 2 और 3, मैं आपको साथ ही एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद हम इसको अलग अलग करके देखेंगे। बेसिकली डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। अब हमारे पास जो रिएक्शन है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप है OH। हमने सिंपल क्या करना है कि आपको नीचे नज़र आ रहा है कि एथेनॉल का स्ट्रक्चर है, 2 कार्बन एटम है, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है, जबकि दूसरे के साथ एक फंक्शनल ग्रुप OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। सिंपल हम क्या करेंगे कि इसको हीट करेंगे विद एलुमिना। एलुमिना हमारे पास होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और हीट भी प्रोवाइड करेंगे 340 टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड की। इसके रिज़ल्ट में यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। अगर आप देखें यहाँ पर वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, 2 हाइड्रोजन एटम विद 1 ऑक्सीजन एटम। सिंपली अगर हम एक कार्बन से OH रिमूव करें और उसके एडजेसेंट से, मतलब कि उसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करें, तो सिंपल डबल बॉन्ड इंसर्ट होगा कार्बन टू कार्बन एटम के दरमियान, और हमारे पास हमारा ईथीन या हम कहते हैं कि अल्कीन प्रिपेयर हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे ये मेंशन कर रहे हैं कि लाजमी नहीं है हमारे लिए कि हम एलुमिना ही यूज़ करें। अगर मैं सिंपली लिखती हूँ अल्कोहल को और अल्कोहल को डिहाइड्रेट करती हूँ, उसमें से वाटर के मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करती हूँ, तो ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है। मैं कभी भी अल्कोहल को सिंपली बगैर किसी चीज़ के उसमें से वाटर एलिमिनेट कर ही नहीं सकती। या तो मुझे एलुमिना ऐड करना पड़ेगा, या फिर नीचे उन्होंने मेंशन किया है कि फॉस्फोरिक एसिड, या फिर मैं फॉस्फोरिक एसिड उसमें ऐड अप करूँगी, या फिर मैं फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड उसमें ऐड करूँगी ताकि वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकले। इन तीनों के अलावा मैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को भी यूज़ कर सकती हूँ फॉर द डिहाइड्रेशन। सिंपल रिएक्शन नीचे मेंशन है कि हमारे पास एक तरफ 2 कार्बन की चेन है विद 1 कार्बन एटम हैविंग ऑल बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन, और जो सेकंड है उसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करने से क्या होगा कि एक कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप निकलेगा, और उसके हमेशा याद रखना है कि साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन एटम निकलेगा। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल पूरा बनेगा H2O, और कार्बन टू कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड इंसर्ट होगा। सिंपली आई कैन से, अगर मैं एलुमिना ऐड करूँ जो कि एज अ कैटलिस्ट रिएक्ट करे, तो भी मैं वाटर के मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर सकती हूँ। और अगर मैं कोई भी एसिड यूज़ करूँ जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो भी मैं वाटर के मॉलिक्यूल को
एलिमिनेट कर सकती हूँ फ्रॉम अल्कोहल। और अगर मैं एसिड यूज़ करूँगी तो इसे हम कहते हैं एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन। थर्ड और लास्ट मेथड है by dehydrohalogenation of halogenoalkanes. Halogenoalkanes are simply haloalkanes or alkyl halides, जिसमें अल्काइल पार्ट किसी भी हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ ऐड अप हो सकता है। क्योंकि हमें पता है कि फ्लोरीन अगर हम ऐड करेंगे तो रिएक्शन को स्टॉप करना और उसकी काइनेटिक्स को स्टडी करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है हमारे लिए, क्योंकि फ्लोरीन काफ़ी रिएक्टिव होता है। और अगर हम आयोडीन को ऐड अप करेंगे तो रिएक्शन काफ़ी स्लोअर होगा, इसको कंप्लीट होने में ही काफ़ी टाइम लगेगा। लिहाजा हम फ्लोरीन और आयोडीन को ऐड अप मेनली नहीं करते, प्रेफर हम ब्रोमीन और क्लोरीन ही को करते हैं, क्योंकि इनका जो रिएक्शन रेट है वो मॉडरेट होता है और ईज़िली हम इनकी काइनेटिक्स को भी स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का क्या मतलब है? डी का मतलब होता है एलिमिनेट करना या फिर निकालना या फिर रिमूव करना। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन को एंड हेलोजिनेशन मीन हेलोजन को। हाइड्रोजन हैलाइड को यानी कि हाइड्रोजन और हेलोजन को हम यहाँ से रिमूव करेंगे, एज अ रिज़ल्ट हमें अल्कीन मिलेगी हमारी। अच्छा, यहाँ पर आपकी बुक में मेंशन है लॉज ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। याद रखना है कि हाइड्रोजन हैलाइड रिमूव नहीं होता यहाँ से, मतलब हम कहें HCl या फिर HBr रिमूव होगा हाइड्रोजन अलोंग विद हैलाइड, नहीं। यहाँ पर हैलाइड हमेशा पोटेशियम के साथ बाउंड रहेगा एंड अलोंग विद डैट हमें वाटर का मोलिक्यूल भी मिलेगा। हमारे पास जो भी हेलोजिनोअल्केन होगा या हेलोअल्केन जिसे हम कह रहे हैं, उसको हम इस रिएक्शन में फर्स्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। एज अ रिज़ल्ट वहाँ से हाइड्रोजन और हैलाइड पार्ट रिमूव होंगे, एज अ रिज़ल्ट हमें अल्कीन मिलता है। अब हम अलग अलग करके इन दोनों रिएक्शन को समझते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन है एथेनॉल की डिहाइड्रेशन होगी, जिसके रिज़ल्ट में हमें ईथीन विद वाटर मॉलिक्यूल एज अ प्रोडक्ट मिलेंगे। रिएक्शन बहुत सिंपल है, एथेनॉल है, एथ मतलब 2 कार्बन की चेन, OL ओल मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बन 1 के साथ भी हो सकता है, कार्बन 2 के साथ भी हो सकता है। अब यहाँ पर सिंपल होगा क्या कि वाटर के मॉलिक्यूल को हमने एलिमिनेट करना है जब हम इसको किसी भी एसिड या फिर एलुमिना के साथ रिएक्ट करवाएंगे या ट्रीट करवाएंगे। ध्यान में रखने वाली बात सिर्फ ये है कि जिस कार्बन से आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप को रिमूव करेंगे, हमेशा उसके ऑपोजिट कार्बन से, उसके एडजेसेंट कार्बन से यानी कि उसके नेबर वाले या हम कह सकते हैं उसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा। कभी भी जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप प्रेजेंट है उसी से हाइड्रोजन भी रिमूव नहीं करना, उसके हमेशा साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा। अगर आपने जिस कार्बन पे हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट है वहीं से हाइड्रोजन भी रिमूव कर दिया तो ओवरऑल रिएक्शन गलत होगा आपका। बॉक्स में मैंने यहाँ पर शो करवाया है कि जिस कार्बन से मैं हाइड्रोक्सिल को रिमूव कर रही हूँ उसके साथ वाले कार्बन से मैं हाइड्रोजन को रिमूव कर रही हूँ। एज अ रिज़ल्ट फर्स्ट आप देखें कि वाटर का मोलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है और वाटर निकल गया, पीछे रह क्या गया, कार्बन विद 2 हाइड्रोजन एटम और दूसरा कार्बन विद 2 हाइड्रोजन एटम। आप देखें यहाँ पर कार्बन की बैलेंसी पूरी नहीं है, एक कार्बन ने भी 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, दूसरे कार्बन ने भी 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। आपको एक ब्लैक कलर की कार्बन टू कार्बन डॉटेड लाइन शो हो रही है, वो ये इंडिकेट कर रही है कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बनना यहाँ पर स्टार्ट होगा और हमें एज अ रिज़ल्ट प्रोडक्ट ईथीन मिलेगी कि कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया है। सेम है रिएक्शन नीचे भी, उसमें मैंने सिर्फ H3PO4 को यूज़ किया है जो कि हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड। ऊपर वाला रिएक्शन हीटेड एलुमिना के साथ है और नीचे वाला एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन है। सिंपल OH और H रिमूव होंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और एंड प्रोडक्ट हमें अल्कीन यानी कि ईथीन मिलेगी। अब लाजमन नहीं है हमारे पास कि हमने 2 कार्बन ही की चेन लेनी है, यहाँ पर हम 3 की भी ले सकते हैं, हम 4 की भी ले सकते हैं, हम 5 की भी ले सकते हैं। इन दिस रिएक्शन we will simply react ethyl chloride with potassium hydroxide in the presence of alcohol. As a result होगा क्या हमारे पास, आपने याद रखना है कि आपको यहाँ पर भी KOH नज़र आ रहा है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप नज़र आ रहा है। इसको आप अपनी आसानी के लिए
रिएक्ट करवा दें हाइड्रोजन के साथ, हम कहते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल तो निकलेगा ही निकलेगा। फर्स्ट पे आपको अगर नज़र आ रहा हो तो प्रोडक्ट मैंने वाटर ही बनाया है। सिंपल आप क्या करें, OH को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएं, वाटर के मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करवाएं। अब पीछे रह गया हमारे पास क्लोरीन यानी कि हेलोजन पार्ट, हैलाइड पार्ट। उसको हम पोटाशियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे, KCl भी निकल गया और जो हमारे पास पीछे प्रोडक्ट रहेगा उसमें डबल बॉन्ड इंसर्ट होगा और हमें हमारा अल्कीन मिल जाएगा। याद आपने ये बात रखनी है कि जिस कार्बन से आप क्लोरीन निकाल रहे हैं सेम आप उसी कार्बन से हाइड्रोजन नहीं निकालेंगे, आप उसके एडजेसेंट या फिर हम कह सकते हैं कि नेबर वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे वाटर के मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करने के लिए। लास्टली एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। आपकी सेल्फ असेसमेंट 9.2 में एक रिएक्शन मेंशन है सेकंड पर। वो कह रहे हैं कि रिएक्शन को हमने कंप्लीट करना है। हमें पता है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साथ गिवन है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। हम क्या करेंगे, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ब्रोमीन भी यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, टर्मिनल कार्बन के साथ ऐड अप है। मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सिंपल ब्रोमीन को रिएक्ट करवाऊँगी पोटाशियम के साथ। पोटाशियम ब्रोमाइड एलिमिनेट होगा। जो पीछे हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा वो जो मिड में CH2 प्रेजेंट है वहाँ से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा या लेगा और वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा। कभी भी ये जो हमारी लेफ़्ट साइड पे CH3 टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट है वहाँ से कभी भी हाइड्रोजन एटम नहीं लेगा। आपने ये बात याद रखनी है कि अगर 2 कार्बन की चेन आए फिर तो केस सिंपल है, एक से ब्रोमीन निकलेगा एक से हाइड्रोजन। अगर 3 कार्बन या 4 कार्बन या इससे ज़्यादा की चेन हमें मिलती है तो हम हमेशा उस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करवाएंगे जो बिल्कुल उस कार्बन एटम के एडजेसेंट पे या नेबर पे प्रेजेंट है जिसके साथ हमारे पास हेलोजन पार्ट एड अप है, जैसे कि इस केस में CH2 से। अगर रिएक्शन 1 की बात करें तो वो भी सेम होगा। जिस तरह सेकंड वाले केस में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन थी, ऊपर वाले केस में डिहाइड्रेशन है। जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है उसके नेबर वाले कार्बन से हम हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। एज अ रिजल्ट वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और हमारे पास हमारी रिस्पेक्टिव अल्कीन प्रिपेयर होगी। थर्ड को देखें तो थर्ड में आपने सिंपल बताना है कि अगर हम ये जो स्ट्रक्चर गिवन है, कंपाउंड गिवन है, इसकी डिहाइड्रेशन करवाएं तो हमें कौन सी अल्कीन मिलती है। इसको आप सेल्फ असेसमेंट को खुद ट्राई कीजिएगा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन से स्टार्ट अप लेंगे। अल्लाह हाफिज़।